हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो ये है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पार्ट 4 तो इसमें हम लोग पेज नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट एंड बर्थ तक पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं पहले। Female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ चेंजेस से अंडरगो जाता है। कब जाता है? जब वो प्यूबर्टी को हिट करती है फीमेल। ठीक है, कब हिट करती है? 13 to 14 ईयर्स के एज में। और ये जो चेंजेस होते हैं ये हर 28 to 30 डेज पे रिपीट करते हैं खुद को, और ये क्या होता है? हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, menstrual cycle is a natural process controlled by 4 hormones. Those 4 hormones are follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. ठीक है, one of these several follicles in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it. इनमें से जो कुछ सेवरल फॉलिकल्स हैं वो ओवरी के अंदर डेवलप होना चालू कर देते हैं oocyte के साथ। oocyte जो प्रेजेंट होता है ओविडक्ट में, उसी के साथ ओवरी में जो oocyte प्रेजेंट होता है उनमें इन चारों हार्मोन्स में से कोई हार्मोन एक साथ जाकर डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके इफेक्ट में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में, शॉर्ट में कहें तो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में इनमें से बाकी के जो हार्मोन्स है वो जाते हैं कहाँ? ओवरी में। डायग्राम आप याद कर लीजिएगा जो पिछले पेज पे दिया हुआ है, उसमें ओवरी में जाते हैं और फिर ये डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रेट्स ईस्ट्रोजन, और यही डेवलपिंग फॉलिकल जो होता है ये क्या सिक्रेट करता है? ईस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल्स। तो जो पहला एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस होता है वो पहले साइकिल में डेवलप होना चालू कर देता है एंडोमेट्रियम, और दूसरे साइकिल में या फिर सब्सिक्वेंट साइकिल में रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में। एफएसएच क्या करता है? जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसको ओवरी में डेवलप करने में मदद करता है, और ईस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को डेवलप या रीजनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, इट बर्न्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिन। हाँ, follicle completes its development, it bursts under the effect of its own. Meanwhile developing follicle completes its development. जो डेवलपिंग फॉलिकल था जो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में डेवलप हो रहा था वो अब डेवलप हो चुका है। ठीक है, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज्ड। तो अब जो एफएसएच के अंडर में इन्फ्लुएंस हुआ था वो एलएच के इन्फ्लुएंस में बर्स्ट हो गया है। ठीक है, और oocyte जो है वो रिलीज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम, और जो बर्स्ट हो गया वो तो सिक्रीट हो जाएगा वजाइना के थ्रू, और जो बचा हुआ है बचे हुए फॉलिकल्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन. Endometrium glands secrete their secretion under the effect of progesterone. Such endometrium is ready for implantation of embryo. Corpus luteum क्या स्टार्ट करता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना, और इसके बाद क्या होता है? एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो है वो क्या करता है? स्टार्ट करता है अपना सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो. तब जाके ये जो एंडोमेट्रियम है ओवरी के अंदर जो होता है ये रेडी होता है किसके लिए? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो के लिए, यानी क्या? जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। पेज नंबर 32 पे आ जाइए। इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस एल्बिकम। अगर oocyte, ठीक है, जो oocyte फॉर्म हुआ था वो अगर 24 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो इनएक्टिव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कम्प्लीटली, और इसकी वजह से जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, सिक्रेशन उनका कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। Endometrium starts to degenerate in absence of these two hormones. Tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina. और जो बचे हुए टिश्यूज रहते हैं वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं. दिस इज अकम्पनीड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग
ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 days, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ब्लीडिंग के थ्रू जितने भी इसमें जो oocyte था जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आया। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता तो अंदर ही रहता और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता। Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. जब तक कि oocyte फर्टिलाइज नहीं हो जाता और एम्ब्रायो ओवरी में इम्प्लांट नहीं हो जाता, ये प्रोसेस जो है वो हर 28 to 30 days में रिपीट करता है खुद को। If the embryo is implanted, repetition of this cycle is temporarily stopped till the parturition and thereafter period of breastfeeding। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग तब तक बच्चा जब पैदा हो जाएगा, उसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 9 months के बाद जब डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए, उसके बाद जाके ये जो प्रोसेस है वापस खुद को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस and the women experience severe pains during this period. Severe weakness is felt due to the heavy bleeding. There is higher possibility of infections too during this overall period. Due to all such reasons, there is need of rest along with the special personal hygiene. ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मेंस्ट्रुएशन आपका खत्म हो गया, अगर आपको पढ़ना है तो वापस आप पढ़ लीजिए। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन्स। In case of women, irregularity in menstrual cycle, difficulties in oocyte production, obstacles in the oviduct, difficulties in implantation in uterus and many other reasons are responsible for this. तो जो फीमेल में कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से जो एम्ब्रायो है वो फॉर्म नहीं हो पाता है। यानी क्या कि जो स्पर्म और ओवम है दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, और क्या है ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, एनोमलीज इन द स्पर्म्स आर द रीजंस इन द केस ऑफ मेल्स। ठीक है, मेल्स में क्या है, इसमें एनोमलीज होता है, मेल्स में क्या है, इसमें डिफिकल्टीज होता है। इसमें होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, स्पर्म की एब्सेंटी होना सीमेन में, स्लो मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म, एनोमलीज इन द स्पर्म। ठीक है, एनोमलीज यानी क्या, डिफरेंशिएशन, मतलब थोड़ा अलग होता है, स्पर्म जैसा नहीं होता, सिर्फ सीमेन होता है जिसके अंदर स्पर्म नहीं होता। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक एंड द चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव अ चाइल्ड। तो इन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसके थ्रू ऐसे कपल जो एक दूसरे के साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं उसमें वो लोग को क्या हेल्प मिलता है इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू। IVF पे आ जाइए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे। इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब एंड द एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड is implanted in the uterus of woman at appropriate time. IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct etc. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम लेके दोनों को एक साथ फर्टिलाइज करके उसके बाद फीमेल के जो एम्ब्रायो है उसके फीमेल का जो ओवरी है उसके अंदर इस एम्ब्रायो को इम्प्लांट करते हैं जिसके बाद वो फर्टिलाइजेशन चालू करता है। सरोगेसी पे आ जाइए। सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन यूट्रस। ठीक है, IVF में तो इम्प्लांटेशन हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, लेकिन अगर मान लीजिए कि इम्प्लांटेशन में भी कोई दिक्कत आए तो दूसरा ऑप्शन है सरोगेसी। क्या है इसमें, क्या है कि अगर एम्ब्रायो में यूट्रस में इम्प्लांट करने में भी दिक्कत आई तो क्या करते हैं। Such women can take the help of a modern remedial technique called as surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperms collected from her husband. तो ये भी कुछ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, लेकिन इसमें एक स्टेप एडेड है, एक डिफरेंट स्टेप एडेड है। इसमें भी क्या होता है, फीमेल का ओवम लेंगे, मेल का स्पर्म लेंगे, दोनों को फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन इसको क्योंकि उस फीमेल के अंदर इम्प्लांट नहीं कर सकते क्योंकि उसके ओवरी में इम्प्लांट करने में दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से सेम चीज़ हम किसी और वुमन में इम्प्लांट करेंगे जो एक्सेप्ट करेगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in whose uterus the embryo is implanted is called as surrogate mother. ठीक है, अब आ जाइए स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक पे। There are various problems in the sperm production as mentioned above in case of men. So as to have the children in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to blood bank.
Semen ejaculated by the desired man is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank. तो स्पर्म बैंक में क्या होता है कि ये सिमिलर है ब्लड बैंक जैसा, इसमें जो मेल्स एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं दे सकता हूँ, और तो उनकी थरोली मेडिकली और फिजिकली जांच की जाती है, और उसके बाद उनका जो स्पर्म है उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। और फिर अगर किसी कपल को स्पर्म की ज़रूरत है, जिस कपल में जो मेल है उसका स्पर्म काउंट लेस है या फिर सीमेन में स्पर्म का एब्सेंटी है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से स्पर्म ले सकते हैं और फिर उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। पेज नंबर 33 पे आ जाइए, क्या दिया है? एज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल oocyte ऑफ वुमन ऑफ द कंसर्न कपल इज फर्टिलाइज्ड बाय IVF टेक्निक यूजिंग द सीमेन फ्रॉम स्पर्म बैंक। रिजल्टेंट एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ सम वुमेन। नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ के हिसाब से जो डोनेट करते हैं सीमेन, उनका नाम सीक्रेट रखा जाता है। और स्पर्म बैंक में IVF का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम ट्विंस पे। टू एम्ब्रायोज डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूट्रस एंड दस टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली, सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज ट्विंस। दो एम्ब्रायो अगर एक साथ डेवलप हो जाए साइमल्टेनियसली, मतलब एक ओवरी के अंदर अंदर अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा स्पर्म ने एक से ज़्यादा ओवम में फर्टिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या होता है कि दो अलग अलग एम्ब्रायो एक साथ साइमल्टेनियसली डेवलप करना चालू करते हैं, जिसे हमें ट्विंस मिलते हैं। मैनी कपल्स हैव ट्विंस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्विंस एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। Monozygotic twins are formed from single embryo during early period of embryonic development. Within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divide into two groups. Monozygotic में क्या होता है, सिर्फ सिंगल एम्ब्रायो से, यानी एक सिंगल एम्ब्रायो यानी एक स्पर्म और एक ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं तो एक एम्ब्रायो बनता है, लेकिन वो एम्ब्रायो इतना स्ट्रांग होता है कि वो खुद को दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देता है, जिससे दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। Those two groups develop as two separate embryo and thus monozygotic twins are formed. Such twins are genetically exactly similar to each other. Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also same. That is, both will be either boys or girls. तो क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही स्पर्म और एक ही वोम था, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups, 8 days after the zygote formation, there is high possibility of formation of conjoined twins, Siamese twins. Such twins are born with the same parts of the body joined to each other. Some organs are common in such twins. तो इसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रायो है वो पावरफुल होता है, लेकिन इतना पावरफुल इनफ नहीं होता है कि वो खुद को टोटली एक दूसरे से अलग कर पाए। वो क्या करता है, उसमें क्या होता है फिर कि वो एम्ब्रायो अलग तो कर लेता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो एक दूसरे से अटैच रह जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं साइमीज ट्विंस। Occasionally, two oocytes are released from the ovary of women, and both two oocytes are fertilized by two separate sperms, and thus two zygotes are formed. Two embryos are formed from those two zygotes, and both those embryos are separately implanted in the uterus, and thus dizygotic twins are delivered after complete development. Such twins are genetically different and may be same of different by gender. तो अगर दो ओवम ओकेजनली होता है, ये ओकेजनली होता है कि दो ओवम फीमेल के ओवरी में से रिलीज होगा, जो दो ओवम जाकर मेल के दो अलग अलग स्पर्म्स के साथ मिलेगा और फिर इन दोनों में फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद दो अलग अलग बच्चे मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, जिसमें से कोई मेल हो सकता है या कोई फीमेल हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेम नहीं भी हो सकते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। A person's state of being physical, mental and social strongness is called as health. In our country, there seems to be lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, tradition, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इंडिया में लैक ऑफ इलिटरेसी और शाइनेस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, और ट्रेडिशनल और कस्टम्स तो है ही वो रीज़न जिसकी वजह से ये लोग सामने आकर किसी से भी कोई भी बात नहीं करते, खास करके अपने डॉक्टर से, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ख़ास करके ये रीज़न्स अकर होता है वुमेन्स में। अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ वुमेन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ऑकरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के रिप्रोडक्टिव
एंड ओवरऑल हेल्थ पे ही डिपेंडेंट रहता है। नाउ अ डे वुमेन आर वर्किंग एट द पार विथ मैन, मतलब इक्वली काम कर रहे हैं। ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे आउटडोर्स फॉर अ होल डे। Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs, genitals need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in the men too. It is essential to maintain the cleanliness of their genital. तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताया है कि जो वुमेन्स है वो मेंस के इक्वल हैं और वो भी आजकल होल डे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें क्लियर करना पड़ता है, यानी कि उन्हें अपने जेनिटल्स को क्लीन रखना पड़ता है, और सेम एज इन मेंस। सो इन शॉर्ट क्लीननेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पेज नंबर 34 पे आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ हमारे क्या दिया हुआ है। अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीजेज साइफिलिस एंड गोनोरिया अकर ऑन लार्ज स्केल। बोथ ऑफ दिस डिसीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से ये दोनों डिसीजेस कॉज होते हैं। अकरेंस ऑफ चैंक्रे पैचेस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटल्स, रैश, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, alopecia, etc. are the symptoms of syphilis. Painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are symptoms of gonorrhea. ठीक है, तो यहाँ पे गोनोरिया और साइफिलिस का सिम्टम दिया हुआ है, और जितने भी सेक्सुअल डिसीज़ होते हैं उसमें से गोनोरिया और साइफिलिस दो सबसे मेन डिसीजेस हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही दिया हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को वापस देखिए, आई एम श्योर आपको वो पार्ट ऑब्वियसली समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।